नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बनना जीएस क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर है और मैं दीपक कुमार आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग स्टेट की तैयारी कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। इस चैनल पर एक पार्ट स्टेट की तैयारी की जा रही है, बिहार स्टेट की तैयारी की जा रही है, वह है उसी के अंतर्गत वह है सेशन चल रहा है और उसी के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज है 9th क्लास के ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंतर्गत 9th क्लास के ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंतर्गत तीसरा वह चैप्टर मैं लेकर के आया हूँ। जल अपवाह जो कहते हैं, नदी कहते हैं, झील कहते हैं, जो नदी के बारे में पढ़ना है, झीलों के बारे में पढ़ना है, तो उसी सेशन को लेकर के मैं आपके सामने हूँ। उसी सेशन को हम लोग आगे आज बढ़ाएंगे। आज है भारत की नदियों के बारे में और भारत की झीलों के बारे में पढ़ेंगे, जो 9th क्लास लेवल पर जितना दिया गया है। इसे बड़े रूप से भी मैं आपको यह है यहाँ पढ़ाया जाएगा, जो वह है बिहार दरोगा और बिहार बीपीएससी को ध्यान में रख करके पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी यह स्टेट को ध्यान में रख करके यह मैं पढ़ा रहा हूँ। तो यह स्टेट से संबंधित जो चीज़ें हैं 9th क्लास के चैप्टर में जो चीज़ें हैं उसी को एमसीक्यू के फॉर्म में, उसी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में लेकर के मैं आया हूँ। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यह लेक्स को, भारत की झीलों को और भारत की नदियों को कुछ छोटे रूप से देखेंगे, उसे समझेंगे। एक बार आप टाइम मिले तो किताब भी पढ़ लीजिएगा। हालांकि थोड़ा टाइम कम है, 9 सितंबर से ही एग्ज़ाम होने वाला है, तो अब टाइम कम रह गया है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन अगर आप कर लेते हैं अगले आधे घंटे में हमारे साथ हैं, या 30-35 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन हम यहाँ करवाएंगे अभी। या अगर 40 क्वेश्चन आप कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपको वहाँ से यह चैप्टर से छूटने वाला नहीं है। वहाँ से जो क्वेश्चन निकालेगा यह उसे छूटने वाला नहीं है। इस बार बेल्ट्रॉन कंपनी लेने वाली है और ऑनलाइन मोड में इस बार एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले लेक्स के बारे में थोड़ा जानते हैं, भारत की नदियों और झीलों के बारे में जानते हैं। तो यह मैप जो है आपको 9th क्लास के ही चैप्टर में दिया हुआ है। यही मैप आपको दिया गया है जो झीलों को और नदियों को दिखा रहा है। इसमें थोड़ा आपको कम पता चल रहा होगा, इसे विस्तृत रूप से आगे मैं पढ़ाऊँगा, आगे आपको बताया जाएगा। यह है थोड़ी अगर बात की जाए तो अगर नदियों की बात की जाती है तो भारत में नदियों को जो है यह कई तरह से बांट दिया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से यह भारत की नदियों को अगर बात करते हैं तो यह है उनके उद्गम स्थान के आधार पर, उसके ऑरिजिन पॉइंट के आधार पर मुख्य रूप से 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक नॉर्दर्न हिमालय से निकलने वाली नदियां हो जाती है, नॉर्दर्न माउंटेन रीजन जिसे हिमालय कहते हैं। तो हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, तो एक बड़ा रीजन हो जाता है। दूसरा यह वेस्टर्न कोस्टल रीजन हो जाता है, पश्चिमी तटीय भाग हो जाता है। इस पश्चिमी तटीय भाग से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। तीसरा एक छोटा भाग है, यहाँ मिडिल इंडिया भी होता है, मध्य भारत भी होता है, जो विंध्याचल और सतपुरा पर्वतीय क्षेत्र है, माउंटेन रीजन है, यहाँ से भी कुछ नदियाँ निकलती हैं। तो भारत में ऑरिजिन पॉइंट के आधार पर भारतीय नदियों को मुख्य रूप से 2 भागों में नहीं तो 3 भागों में बांटा जाता है। 3 सोर्स है भारत की नदियों का, 3 भागों से मुख्य रूप से नदियाँ निकल रही हैं। एक नॉर्दर्न माउंटेन रीजन कहते हैं, एक वेस्टर्न कोस्टल रीजन कहते हैं और एक मिडिल इंडिया कहते हैं। फिर नदियाँ कहीं से निकलती है तो कहीं जाकर के गिरती हैं, इंडिंग पॉइंट उनका होता है। तो इंडिंग पॉइंट के आधार पर संगम या मुहाना कहते हैं, इंडिंग पॉइंट कहते हैं, संगम या मुहाना कहते हैं। तो इंडिंग पॉइंट के आधार पर भारतीय नदियों को 2 भागों में बांटा जाता है। एक इधर भारत का जो पश्चिमी भाग इधर हो जाता है, यह अरब सागर होता है, आप जानते हैं, तो अरेबियन सी में बहुत सारी नदियाँ गिर जाती हैं। और एक इधर बे ऑफ बंगाल हो जाता है, बंगाल की खाड़ी हो जाती है, तो बंगाल की खाड़ी में बहुत सारी नदियाँ गिर जाती हैं। तो इंडिंग पॉइंट के आधार पर भारतीय नदियों को 2 भागों में बांटा जाता है। फिर इसको डिटेल बड़े रूप से पढ़ा जाता है। डिटेल अभी वह आपका टाइम बहुत कम रह गया है, तो डिटेल मैं चैप्टर आपको आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल हम लोग एमसीक्यू के सहारे ही इस चीज़ को आगे करेंगे, ताकि जल्द से जल्द सारे चैप्टर को कवर किया जा सके, सारे चैप्टर को एक बार पढ़ा जा सके। झीलों की बात करेंगे तो झीलें भी तटीय वह है, इसे वह माउंटेन रीजन में बहुत सारी मिलती हैं। झीलें जो है कुछ मैदानी क्षेत्रों में मिलती हैं, उधर कुछ रेगिस्तानी क्षेत्र होता है, उन क्षेत्रों में भी झीलें मिलती हैं। और कोस्टल रीजन पर या है वेस्टर्न कोस्टल रीजन पर और ईस्टर्न कोस्टल रीजन पर भी बहुत सारी नदियाँ या झीलें भी मिलती हैं, उसे भी हम लोगों को जानना है। तो आज एमसीक्यू के फॉर्म में ही आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में कुछ झीलों को और नदियों को आप देखिए। जो इंपॉर्टेंट नदियाँ झीलें हैं हमने उसे शामिल कर दिया है। इतना अगर आप
कर लेते हैं तो इस स्टेट का एग्ज़ाम छूटने वाला नहीं है। इस स्टेट एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके छूटने वाले नहीं हैं। तो आगे अगर इसे बात करें तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन शुरू होते हैं जो आप एक एक करके देखते जाइए और समझते जाइए। तो पहला क्वेश्चन जो है कि भारत में लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में किसे जाना जाता है, या झीलों का शहर। कई बार यह क्वेश्चन पूछा है, झीलों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है, झीलों की राजधानी किसे कह देते हैं, लेक डिस्ट्रिक्ट किसे कह दिया जाता है, झील जिला किसे कह दिया जाता है, तो वह है नैनीताल है। उत्तराखंड में यह नैनीताल जो शहर है, नैनीताल शहर भी होता है, नैनीताल एक झील भी है, एक झील भी नाम है नैनीताल और शहर भी है। तो यह नैनीताल शहर को जो है लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। भी याद रखिएगा, कई एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन वह शहर के रूप में अगर देखा जाए तो भोपाल भी वह कभी कभी आता है, भोपाल भी वह रहता है, श्रीनगर भी रहता है। श्रीनगर भी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, या नैनीताल भी मिल जाएगा, भोपाल भी मिल जाएगा। अगर तीनों हैं तो आंसर आप नैनीताल लगाइए, नहीं तो निश्चित रूप से एक ही कोई रहता है और वही आपका आंसर होता है। तो यह याद रखें, नैनीताल लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कयाल क्या है। तो यह कयाल जो है वह केरल राज्य में तटीय क्षेत्रों पर जो झीलें मिलती हैं उसे कयाल कहा जाता है। भी याद रखिए, फिर थोड़ा समझ लीजिए। यह है जो केरल वाला भाग है जो कहलाता है मालाबार तट। तो केरल राज्य में जो तटीय भागों पर झीलें पाई जाती हैं उसे कयाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं, केरल वासी कयाल कहते हैं। कयाल का मतलब होता है बैक वाटर। कयाल का मतलब क्या होता है? पीछे का झील, बैक वाटर होता है। कहा जाता है कि केरल वासी समझते हैं कि यह अरब सागर है, आप जानते हैं अरेबियन सी है, तो अरब सागर अपना पानी जो है पीछे छोड़ दिया है। यह अरब सागर आगे निकल गया और पानी पीछे छोड़ दिया है, तो यह है कयाल का मतलब होता है बैक वाटर। याद रखना, कभी कभी यह भी क्वेश्चन पूछता है कि कयाल का मतलब क्या होता है, तो कयाल का मतलब होता है पश्च झील, पीछे का झील। और यह किस राज्य में कहा जाता है? तो केरल में कहा जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है केरल की झीलों को क्या कहा जाता है? तो कयाल कहा जाता है। ऐसे जनरली रूप से जो तटीय भागों पर समुद्री पानी से झीलें बनी हुई होती हैं उसे लैगून कह देते हैं। लैगून झील भी कह दिया जाता है, लैगून कहा जाता है, जिसमें नमक की मात्रा होती है, समुद्री पानी से बना हुआ रहता है। तो यहाँ उसी को यहाँ कयाल कह दिया जाता है। किस राज्य में? तो केरल राज्य में। क्लियर है दोस्त? आगे बढ़ें। नागिन झील किस राज्य में है? तो नागिन झील जम्मू कश्मीर में है। ये आपको मैं पढ़ाऊंगा, सारा ट्रिक से आपको बता दूंगा, आप जानने के लिए याद रखें। जम्मू कश्मीर में या उत्तर में जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में जितनी झीलें हैं सबके अंत में नाग या नागिन लगा हुआ है। ठीक है, नाग शब्द से जितनी झीलें खत्म होती हैं वह किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में। आपको यह है, मैं ऑफलाइन क्लास पढ़ाता था, आपको ट्रिक के माध्यम से सारा यह है बता देता था। टाइम थोड़ा यहाँ कम है, ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, फिर इसे वह है क्लियर रूप से वह बड़े रूप से इसे चैप्टर के रूप में आपको लेक्स ऑफ इंडिया पढ़ा दूंगा, या सारे लेक्स को मैं बताऊंगा, वर्ल्ड के भी लेक्स को बताऊंगा। लेकिन यहाँ स्टेट के एग्जाम को ध्यान में रख करके हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर भी आप जानिए, याद रखिए, जम्मू कश्मीर की झीलों के अंत में क्या लगा हुआ रहता है? नाग लगा हुआ रहता है। उन सारी झीलें जम्मू कश्मीर में मान ली जाती हैं कि वह हैं। उसी तरह से उत्तराखंड के लिए, यूके की बात करते हैं तो उत्तराखंड के लिए शब्द हो जाता है ताल, कि जो भी ताल शब्द लगे हुए अधिकतर झील है वह कहाँ है? तो वह उत्तराखंड में हो जाते हैं। तो यहाँ यह नाग और नागिन शब्द जो मिल रहा है तो किस राज्य में होगा? तो जम्मू कश्मीर में होगा। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में वुलर झील बहुत फेमस है, डल झील बहुत फेमस है। तो डल झील, वुलर झील, नागिन झील और जितने नाग सबसे सातटा या है नाग, शेष नाग, भेरी नाग, अनंत नाग, यह सब जो झीलें हैं वह जम्मू कश्मीर में मिलती हैं, जबकि ताल वाली झीलें उत्तराखंड में मिलती हैं। आगे अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर है। क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जाएगा, तो याद रखना है यह पूर्वी तट और पश्चिमी तट, या है वेस्टर्न कोस्टल एरिया या ईस्टर्न कोस्टल एरिया। तो यह पश्चिमी तट पर पूछ रहा है कि कौन सा है। तो अब देखिए, यह है पश्चिमी तट पूछ रहा है, यानी यह वाला भाग हो गया या पश्चिमी तट हो गया। तो यह चिल्का झील जो है वह उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। और उड़ीसा आप जानते हैं पश्चिम बंगाल के नीचे यहाँ उड़ीसा है जो पूर्वी तट पर स्थित हो जाता है।
पुलिकट झील जो है यह है आंध्र प्रदेश में हो जाता है। पुलिकट झील कहाँ हो जाता है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। यह आंध्र प्रदेश के अंतर्गत माना जाता है। आंध्र प्रदेश में एक द्वीप है, यह है उस द्वीप पर स्थित है, श्रीहरिकोटा द्वीप कहते हैं। आंध्र प्रदेश में द्वीप का नाम क्या है? श्रीहरिकोटा द्वीप। और श्रीहरिकोटा द्वीप पर बना हुआ है, यह है झील बना हुआ है, यह है बना हुआ है पुलिकट झील। अष्टमुद्दी झील जो है इधर केरल राज्य में। अष्टमुद्दी कहाँ है? तो यह है केरल में है। और यह कोलेरू कहाँ है? तो यह आंध्र प्रदेश में है। यह आंध्र प्रदेश में है। तो यानी कि पश्चिमी तट पर कौन झील हो जाएगा? तो अष्टमुद्दी हो जाएगा, चूँकि अष्टमुद्दी यह केरल में है, कयाल भी इसे कहा जाता है। तो यह पश्चिमी तट पर कौन हो जाएगा? तो अष्टमुद्दी हो जाएगा। बाकी यह तीनों झीलें पूर्वी तट पर स्थित है, अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। तो यह तट पूछ लिया जाए या राज्य पूछ लिया जाए, और फिर उसका क्या कैटेगरी होता है, किस टाइप का होता है। कुछ साल्ट वाटर लेक होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर लेक होते हैं, तो उस आधार पर बांट करके आपसे पूछा जाता है। बड़े रूप से यहाँ 9th क्लास में जो छोटे रूप से वह चैप्टर दिया गया उसको आधार बना करके हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे अगर बात की जाए तो कौन सी एक कृत्रिम झील है? तो यह इसमें कृत्रिम झील जो है वह है कोडईकनाल। यह तमिलनाडु में एक शहर भी हो जाता है कोडईकनाल, और एक झील भी है। तो यह एक कृत्रिम झील बनाया गया है। बाकी नैनीताल, रेणुका, यह सब प्राकृतिक रूप से बनी हुई झीलें हैं। मानव निर्मित जो झीलें होती है उसे कृत्रिम झील कह देते हैं, मैनमेड लेक कह देते हैं। या और यह है जो हो जाती हैं, यह है कोडईकनाल मानव के द्वारा बनाया गया है, तो यह आर्टिफिशियल लेक हो जाती हैं। आगे अगर बात करें तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सांभर झील राजस्थान में, यह बिल्कुल सही है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, यह है बिल्कुल सही है। लोनार झील जो है यह है मध्य प्रदेश में नहीं है। लोनार झील मध्य प्रदेश में नहीं है। चिल्का झील उड़ीसा में ही है। तो यह लोनार झील कहाँ है? तो यह लोनार झील महाराष्ट्र में। VVI याद रखना है, महाराष्ट्र का झील है लोनार झील। या लोनार झील जो है यह है महाराष्ट्र में स्थित होता है। यह VVI आपको याद रखना है। और कहा जाता है या वोल्केनिक इरप्शन से जो वह मुंह पर उसका वोल्केनिक इरप्शन से जो गड्ढा हो जाता है तो क्रेटर कह देते हैं उसके भाग को, उस क्रेटर से बना हुआ झील माना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वह ज्वालामुखी के माउथ को क्या कहते हैं? तो क्रेटर कहते हैं। या ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है, निकलता है, तो यह गड्ढा बन जाता है ऊपरी भाग को, इस गड्ढे को क्या कहते हैं? क्रेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रेटर कहा जाता है। और इसी में समय के साथ यह पानी जमा हो जाता है तो वह झील का रूप ले लिया। तो कुछ उसी तरह से बना हुआ है यह लोनार झील, महाराष्ट्र में है। तो क्रेटर से बना हुआ या वोल्केनिक इरप्शन से बना हुआ झील कौन है? तो लोनार झील है। VVI याद रखना है। आगे बात करें हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सा झील है? तो आपको याद रखना है VVI, यह है हुसैन सागर झील। यह है तेलंगाना के अंतर्गत, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश आज बट गया है। तो तेलंगाना के अंतर्गत यह हुसैन सागर झील हो गया है। और हैदराबाद और सिकंदराबाद इन दोनों को जुड़वा शहर कहा जाता है, ट्विन सिटी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन बार बार पूछता है कि भारत का जुड़वा शहर किसे कहा जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है। सोलर सिस्टम में हमने आपको पढ़ाया है कि यह सोलर सिस्टम में किसे कौन सा दो ग्रह जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो यह अर्थ का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, वीनस को। याद रखना है, अर्थ का ट्विन प्लेनेट कहते हैं वीनस को। यह है जुड़वा ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है वीनस को। उसी तरह से यहाँ जुड़वा शहर कौन है, ट्विन सिटी कौन है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद। और इन्हीं के बीच में हुसैन सागर झील, तो इन दोनों के बीच में स्थित है, इन दोनों को जोड़ने वाला झील कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बात करें कौन सा एक लैगून झील इसमें नहीं है? तो यह है चिल्का झील, पेरियार झील या पुलिकट झील। यह तटीय भागों पर है और बताया था कि तटीय भागों वाले को लैगून झील कह देते हैं। और अष्टमुद्दी भी तटीय भागों पर है, लेकिन वहाँ केरल में उसे कयाल कह देते, एक नाम दे दिया जाता है। तो इसी आधार पर इसे छांट दे सकते हैं। तो अष्टमुद्दी जो है कयाल झील, हालांकि तटीय भागों पर कयाल झील लेकिन कह देते हैं केरल में। तो यह इसलिए इन तीनों से अलग हो जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा अष्टमुद्दी झील, कयाल झील के रूप में माना जाता है, लैगून झील के रूप में नहीं इसे छांट सकते हैं। लोकटक झील कहाँ है? तो यह लोकटक झील, लोकटक क्या है आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो लोकटक एक झील है। लोकटक क्या है? एक झील है जो यहाँ मणिपुर में, यहाँ जो 7 सिस्टर है और मणिपुर जो यहाँ राज्य है, इस मणिपुर में यह पाया जाता है। यह बना हुआ है लोकटक झील, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, यहाँ 7 सिस्टर स्टेट कहते हैं, 7 बहन राज्य कहते हैं। उन 7 बहन राज्यों में यह मीठे पानी की फ्रेश वाटर लेक में सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्टेट या लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ 7 सिस्टर स्टेट कौन है? तो लोकटक झील है।
और यह लोकटक झील की एक खास विशेषता है, इसे तैरता हुआ इसमें पार्क पाया जाता है। इसमें एक किबुल लामजाओ नेशनल पार्क पाया जाता है और किबुल लामजाओ नेशनल पार्क को चारों तरफ से घेरे हुए लोकटक झील का पानी, तो किबुल लामजाओ नेशनल पार्क को फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहा जाता है, तैरता हुआ पार्क भी कहा जाता है। तो वह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। यह सारे जो है आपको, यह हमने ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ाया है, या बहुत डिटेल रूप से आपको हम पढ़ाए हैं, तो यह फिर से एक बार डिटेल रूप से आपको पढ़ाएंगे। यहाँ हम लोग स्टेट को ध्यान में रख करके, या 9th क्लास के किताब को ध्यान में रख करके, बुक को ध्यान में रख करके तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वह 9 सितंबर से ही एग्ज़ाम होने वाला है। आगे बात करें तो विशालतम लैगून झील इसमें से कौन सा है, तो यह उसमें चिल्का झील आ जाता है। लैगून आपको बताया था तटीय भागों पर स्थित जो बड़ी झीलें होती हैं, तो वह है यह चिल्का झील जो है एरिया के आधार पर भारत का सबसे बड़ा झील भी हो जाता है। तो यह चिल्का झील जो है यह लैगून में सबसे बड़ा झील हो जाता है। इन चारों में आंसर आपका चिल्का हो जाएगा। ओवरऑल देश की यह सबसे बड़ी झील है, तो आपसे एरिया के आधार पर सबसे बड़ा झील भी पूछा जाएगा तो चिल्का ही होगा। आगे अगर क्वेश्चन की बात करें तो मैं थोड़ा यह है मिटा देता हूँ, आपको क्लियर दिखेगा। यह है जवाहर सागर और या गांधी सागर जलाशय किस नदी पर स्थित है, तो चंबल नदी पर। एकदम VBI याद रखना है। 3 डैम बनाए गए हैं, 3 यह है जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर। यह 3 डैम जो हैं वह किस नदी पर बनाया गया है, चंबल नदी पर बनाया गया। चंबल किसकी सहायक नदी होती है, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी होती है। यमुना जो है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यह है चंबल होती है, जो अपने कटान के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश वाले भागों में या पहाड़ी भागों को काट करके बिहार खंड बना देता है, कहा जाता है, जिसमें कभी डाकुओं का शरण स्थली था। फूलन देवी जैसे वह डाकुओं का शरण स्थली रहा था, तो वही चंबल नदी है और इस पर 3 डैम बनाए गए हैं। VBI याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू के नाम पर, राणा प्रताप के नाम पर है और गांधी जी के नाम पर है, तो गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर याद रखना है। आगे बात करें कोलेरू झील किस राज्य में है, तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश में 2 बड़ी झीलें हैं, एक पुलिकट झील है और एक कोलेरू झील है। एक पुलिकट झील है और एक कोलेरू झील है। वह दोनों कहाँ हैं, तो आंध्र प्रदेश में हैं। तो यह कुछ झीलों से थे क्वेश्चन जो 9th क्लास के वह चैप्टर में दिया गया है। अब 9th क्लास में ही उसमें कुछ वह नदियों की बात की गई है। तो नदियों पर हम लोग आते हैं, रिवर को देते हैं। पहले भी हमने आपको समझाया था भारत की नदियों को उनके ऑरिजिन के आधार पर मुख्य रूप से 2 या 3 भागों में बांट सकते हैं, जबकि एंडिंग पॉइंट के आधार पर 2 भागों में बांट दिया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन बनते रहते हैं कि बंगाल की खाड़ी में कौन गिरता है, तो अरब सागर में कौन गिरता है, उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देख लेते हैं एक बार। तो पहला आपका जो क्वेश्चन इसमें है वह है किस नदी का उद्गम भारत में होता है तथा भारत में ही समाप्त हो जाती है, तो वह कौन सी नदी है, चंबल नदी है। चंबल नदी जो है वह भारत में ही उत्पन्न हो रही है। यह है मध्य प्रदेश वाले भागों में जाना पाव पहाड़ी कहा जाता है। यह है मध्य प्रदेश में मऊ डिस्ट्रिक्ट है, मऊ डिस्ट्रिक्ट में जाना पाव पहाड़ी है। जाना पाव जहाँ पाँव न जा सके, याद रखना है, जाना पाव जहाँ पाँव न जा सके वहाँ से निकलता है यह चंबल नदी। और यह निकलता भी है और इन चारों में बाकी ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। सिंधु नदी भी तिब्बत वाले मानसरोवर झील के पास से निकलती है और उधर अरब सागर में जाकर गिरती है। कोसी नदी जो है नेपाल से निकल करके आती है, गंगा में मर्ज करती है। तो भारत में उत्पन्न हुई और भारत में ही समाप्त हो गई नदी कौन होगी, तो चंबल नदी हो जाएगी, जो मध्य प्रदेश से वाले मऊ डिस्ट्रिक्ट में जाना पाव पहाड़ी से निकल करके यूपी में जा करके फिर यह गिर जाती है, यमुना को ज्वाइन कर लेते हैं इटावा के पास। इटावा डिस्ट्रिक्ट हो जाता है, उसके पास ज्वाइन कर लेता है। तो वह याद रखना है आपको। और इसी पर 3 डैम बनाए गए हैं जो भी याद रखना है, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर। आगे बात करें कौन सी नदी दक्षिण गंगा के रूप में जानी जाती है, तो दक्षिण गंगा साउथ गंगा के रूप में जाना जाता है गोदावरी को। दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, तो गोदावरी को कहा जाता है। यह VBI याद रखना है। जिस तरह से नॉर्थ इंडिया में उत्तर भारत में यहाँ विंध्याचल पर्वत जो है उत्तर भारत दक्षिण भारत को बांटने वाला कहा जाता है। तो यह है उत्तर में जो है जिस तरह से बड़ी नदी के रूप में गंगा होती है, उसी तरह से दक्षिण में बड़ी नदी के रूप में गोदावरी होती है। महाराष्ट्र से निकल कर के आंध्र प्रदेश होते हुए
बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यह गोदावरी जो है यह है दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। इसे और नाम दिया जाता है, इसे वृद्ध गंगा भी कह दिया जाता है। क्या कह देते हैं? वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के भी नाम से कह दिया जाता है। बृहद गंगा भी कह देते हैं, दक्षिण गंगा भी कह देते हैं। तो दक्षिण गंगा नाम से कई एक बार क्वेश्चन पूछा है, भी याद रखेंगे। आगे है मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह नर्मदा नदी पर बनाया गया है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी जो आगे मध्य प्रदेश से निकल करके और गुजरात में खंभात की खाड़ी से होते हुए अरब सागर में गिरती है। यह उस पर कौन सा डैम बना हुआ है? तो एक डैम बना हुआ है इंदिरा सागर डैम। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आगे अगर बात करें कृष्ण यह राज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह कावेरी नदी पर बना हुआ है। कावेरी नदी पर कौन सा डैम है? तो कृष्ण राज सागर डैम बना हुआ है। यह आपको भी याद रखना है। कावेरी नदी पर कृष्ण राज सागर बांध बना हुआ है। किस नदी के किनारे अजमेर शहर स्थित है? तो अजमेर शहर यह है राजस्थान में लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है। अजमेर शरीफ जो आप जानते हैं, अजमेर दरगाह भी आप जो जानते हैं, तो वह किस नदी के किनारे है? तो लूनी नदी के किनारे हैं। यह भी आपको याद रखना है। लूनी जो है भारत के एकमात्र साल्ट वाटर रिवर भी कहा जाता है। लूनी को साल्ट वाटर रिवर कहा जाता है। साल्ट वाटर जैसे लेक होते हैं, झीलें होती हैं, उसी तरह से नदियों में यह लूनी को कहा जाता है। साथ ही लूनी के लिए कहा जाता है यह है मर्सीलैंड में या दलदली भाग में ही समाप्त हो जाने वाली नदी कौन है? तो यह लूनी नदी हो जाती है। यह राजस्थान से निकलती है और रन ऑफ कच्छ वाले भाग में, यह रन ऑफ कच्छ वाला भाग हो जाता है, इसी में जाकर के दलदली भाग में समाप्त हो जाती है। तो उसी में समाप्त होने वाली नदी यह कहा जाता है लूनी को। आगे अगर बात करें तो अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान पर मिल करके या गंगा के नाम से जानी जाती है? तो वह देवप्रयाग हो जाता है। इससे यह है आप जानते हैं, डिटेल से हम आपको आगे पढ़ाएंगे। अलकनंदा और या भागीरथी आगे चल करके दोनों एक जगह है। उत्तराखंड में देवप्रयाग जगह होता है। देवप्रयाग में एक दूसरे को में मर्ज कर जाती है, मिल जाती है, और वहीं से गंगा नदी को गंगा नाम दिया जाता है। तो गंगा को गंगा नाम कहाँ से दिया गया है? तो देवप्रयाग से दिया गया है। या क्वेश्चन पूछ रहा है कि भागीरथी और अलकनंदा किस स्थान पर आपस में मिलकर के गंगा के नाम से जानी जाती है? तो देवप्रयाग में जानी जाती है। और यह याद रखिएगा, यह है 3 नदियों का संगम स्थान हो जाता है इलाहाबाद, गंगा यमुना सरस्वती के लिए। हरिद्वार के लिए आपको याद रखना है, हरिद्वार से ही गंगा नदी प्लेन एरिया में बहने लगती है। हरिद्वार तक यह उत्तराखंड में पर्वतीय भागों में माउंटेन रीजन में गंगा बहती है, और हरिद्वार से उत्तर भारत का मैदानी भाग प्लेन रीजन आ जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गंगा नदी किस जगह से प्लेन एरिया में उत्तर भारत के मैदानी भागों में नॉर्थ इंडिया के प्लेन रीजन में फ्लो करने लगती है, बहने लगती हैं? तो वह जगह होता है हरिद्वार। भी आपको याद रखना है। आगे अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन से भारत की प्रायद्वीपीय नदी है? आपसे क्वेश्चन है कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है? तो यह है गंगा प्रायद्वीप। क्या कहते हैं? यह है यहाँ विंध्याचल पर्वत के नीचे वाला जो भाग हो जाता है वह प्रायद्वीप आपको पढ़ाए थे हम। आप इसको समझने के लिए प्रायद्वीप किसे कहा जाता है? तो वह है जो स्थलीय भाग 3 तरफ जल से घिरा हुआ होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं, पेनिसुला कहते हैं। जैसे अपना दक्षिण भारत या भाग जो है, एक तरफ अरब सागर, दक्षिण में यहाँ हिंद महासागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है, तो यह प्रायद्वीप कहते हैं। तो यह प्रायद्वीप यह है, यहाँ विंध्याचल पर्वत के नीचे वाला भाग दक्षिण भारत माना जाता है, प्रायद्वीपीय भारत माना जाता है। तो इस वाले रीजन में कौन सी नदी इसमें से बहती है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो गंगा जो है यह है यहाँ हिमालय रीजन से निकलती, उत्तराखंड से निकलती है। सिंधु नदी भी यह है तिब्बत से निकल करके आती है। महानदी जो होती है यह यहाँ महानदी जो है उड़ीसा वाले या छत्तीसगढ़ वाले भाग से उड़ीसा होते हुए चली जाती हैं। कहाँ? तो यह बंगाल की खाड़ी में। और ब्रह्मपुत्र नदी भी जो है उत्तर से ही निकल करके आती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? महानदी हो जाएगा। यह महानदी ही छत्तीसगढ़ वाले भाग से निकल करके यह है आगे बहती है। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदी कौन हो जाएगी? तो महानदी हो जाएगी। बाकी बहुत सारी नदियाँ हो जाती हैं। कौन सी? यह क्वेश्चन है कौन गंगा नदी की एक शाखा नहीं है, यानी वह उसका एक ब्रांच नहीं है, उसी से गंगा से निकल करके कौन एक नहीं बन गया है? तो यह हुगली वह गंगा का ही एक पार्ट माना जाता है। पद्मा जो है यह है गंगा का एक नाम हो जाता है। बांग्लादेश में कह देते हैं गंगा को, पसुर भी यह कह देते हैं। यमुना जो है इसका एक शाखा नहीं है। यमुना क्या है? अलग से एक ट्रिब्यूटरी रिवर है। क्या है? ट्रिब्यूटरी रिवर है, सहायक नदी है। यह है शाखा का मतलब ब्रांच होता है जो उसी से निकल पड़ता है। तो यह
हुगली जो है यह पश्चिम बंगाल वाले भाग में गंगा का ही एक पार्ट निकल जाता है, तो यह डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाती है। हुगली क्या हो जाती है? डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाती है। पद्मा गंगा को बांग्लादेश में नाम दिया गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यमुना हो जाएगा। भी याद रखेंगे, यमुना हो जाएगा। आगे बात करें तो कौन सी नदी एस्चुरी ज्वार नदमुख बनाती है? यह है तो एस्चुरी इसमें बनाने वाली नदियां कौन हैं? तो यह है नर्मदा है। आप भी याद रखेंगे। इधर एक दिमाग में कॉन्सेप्ट रखना है कि जो भी नदियां इधर अरब सागर में गिरती हैं, जो भी नदियां इधर अरब सागर में गिरती हैं वह क्या बनाती हैं? वह बनाती हैं एस्चुरी। क्या बनाती हैं? एस्चुरी। जबकि जो भी नदियां इधर यह BOB में बंगाल की खाड़ी में बे ऑफ बंगाल में गिरती वह बनाती हैं डेल्टा। वह क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? डेल्टा। तो इस आधार पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इधर यह भी पूछ लेता है कि अरब सागर में कौन नदी गिरती है और बंगाल की खाड़ी में कौन नदी गिरती है। तो यहाँ आपसे यह कावेरी नदी जो है इधर बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। यह कर्नाटक वाले भाग से निकल करके तमिलनाडु होते हुए नर्मदा नदी जो है यह है इधर मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी होते हुए अरब सागर में गिरती है। महानदी इधर वह बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। कृष्णा नदी भी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। यानी कि एस्चुरी कौन बनाएगी? तो नर्मदा बनाएगी। एस्चुरी बनाने वाली नदी कौन है? नर्मदा। यह है इधर जो भी गिरेगी नदियाँ वह सब एस्चुरी बनाएगी। आप ध्यान से यह सुनते रहे। लास्ट में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि अरब सागर में कौन सी नदियां गिरती हैं और बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियां गिरती है। एक ट्रिक के माध्यम से, एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से आप यह क्लियर हो जाएंगे। तो उसी के सारे यह भी क्लियर हो जाएगा कि एस्चुरी कौन बनाती है और डेल्टा कौन बनाती है। तो लास्ट में आपको मैं यह बताऊँगा। यह सारा ट्रिक है, इससे 2 ट्रिक के सारे आप इससे जान जाएंगे। तो यह आप देखते रहें इसे वीडियो को अंत तक, और अंत में मैं आपको यह ट्रिक बताऊँगा। तो यहाँ याद रखें एस्चुरी या उसे ज्वार नदमुख कहा जाता है। आगे राष्ट्रीय जल मार्ग NWW1 कहा जाता है, नेशनल वाटर वे 1। यह है जैसे NH होता है, नेशनल हाईवे होता है, उसी तरह से राष्ट्रीय जल मार्ग होता है जिसकी संख्या 7 है। तो पहला जो है NWW1 नेशनल राष्ट्रीय जल मार्ग जो कहते हैं नेशनल वाटर वे, वह पहला किस नदी पर बनाया गया है? तो वह गंगा नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है? गंगा नदी पर बनाया गया है। और इसमें क्वेश्चन होता है कहाँ से कहाँ तक बना हुआ है? तो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच। कहाँ से कहाँ तक है? इलाहाबाद से हल्दिया के बीच यह बना हुआ है। या कहाँ? तो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच यह गया हुआ है, पश्चिम बंगाल तक यह बना हुआ है NWW1। 1620 किलोमीटर की लंबाई में, 1620 किलोमीटर की लंबाई में गंगा नदी पर बनाया गया है नेशनल वाटरवे 1। जबकि नेशनल वाटरवे 2 जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, असम राज्य से सदिया से धुबरी के बीच। सदिया से धुबरी के बीच ये सारा डिटेल हम नदी आपको पढ़ाएंगे, तो आपको पूरी तरह से डिटेल ये सारा समझाएंगे। बाय फिगर यह है, मैप के थ्रू सारा समझाएंगे। अभी जो है ऑब्जेक्टिव के सहारे आप स्टेट की तैयारी करते रहें, आपका काम इतने से बन जाएगा। तो इलाहाबाद से हल्दिया याद रखेंगे, वह है NWW1 कहते हैं। 1620 किलोमीटर लगभग लंबाई हो जाती है। गंगा नदी पर बनाया गया, पहला NWW1 गंगा नदी पर ही बनाया गया था। आगे कावेरी नदी गिरती है कहाँ? तो कावेरी नदी कहाँ गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। यह है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी कर्नाटक वाले कुर्ग जिले में निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से, और आगे यह है गिर जाती है किधर? बंगाल की खाड़ी में तमिलनाडु होते हुए। इसी कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर के कर्नाटक और तमिलनाडु में विवाद भी होता है। कावेरी डिस्प्यूट आप सुने होंगे, आगे क्वेश्चन भी आ जाएगा। तो यह क्वेश्चन भी आपका आ गया। कावेरी नदी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है? तो यह कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। कर्नाटक में इसका ऑरिजिन होता है, एंडिंग पॉइंट तमिलनाडु होते हुए होता है। तो इन दोनों में इस नदी के पानी के बंटवारे को लेकर के विवाद होता है। और यह है प्रमुख रूप से नदी मानी जाती है दक्षिण भारत की नदी, जिसमें सालों भर ज़्यादा मात्रा में पानी रहता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा साउथ इंडिया की वह कौन सी नदी है जो सालों भर ज़्यादा मात्रा में पानी रखता है, पानी पाया जाता है? तो कावेरी नदी होता है।
ठीक है। कावेरी नदी के क्वेश्चन और क्या हो जाता है, इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, गंगा ऑफ द साउथ कहा जाता है। जैसे सिर्फ अगर पूछता है कि साउथ गंगा कौन है तो गोदावरी है, और साउथ ऑफ द गंगा अगर पूछा जाए, दक्षिण की गंगा पूछा जाए, तो आंसर आपका हो जाता है कावेरी। यह माना जाता है चोल राजाओं के द्वारा, यह जब गंगा का महिमा सुना गया तो वह उसके तरह से उत्तर भारत में गंगा की तरह अपने राज्य में भी वह चाहते थे, तो गंगा का पानी मंगवा करके और इसमें डलवा दिया गया और घोषणा कर दिया गया कि अभी गंगा हो गई, तो उसी आधार पर इसे दक्षिण की गंगा कह देते हैं कावेरी को। कुछ पॉइंट याद रखें, डिटेल हम आपको यह सारा पढ़ाएंगे आने वाले समय में। आगे अगर बात करें तो यहाँ मैं मिटा रहा हूँ, यह है कौन सी दो नदियाँ अमरकंटक से वह निकलती हैं, अमरकंटक के मध्य प्रदेश वाले भाग में हो जाता है, तो वहाँ से कौन सी दो नदियाँ निकलती है, तो नर्मदा और सोन नदियाँ निकलती है। VVI आप याद रखेंगे। फिर से एक बार भारत के मैप को समझिए, यहाँ मध्य प्रदेश के अंतर्गत अमरकंटक या चोटी हो जाती है, ठीक है। तो अमरकंटक चोटी जो हो जाती है, इससे यहाँ से 3 नदियाँ निकलती है। ध्यान रखिए, एक नदी जो है निकलती है वह नर्मदा नदी, जो आगे यह है इधर खंभात की खाड़ी से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। दूसरी यह सोन नदी जो हो जाती है, यह नर्मदा नदी जो है पश्चिम दिशा की ओर चला गया, सोन नदी उत्तर दिशा की ओर बहते हुए आगे जो है गंगा में आकर के मिल जाती है, और थोड़ा सा आगे से बढ़ कर के यहाँ से वह है महानदी भी निकलती है, और महानदी इधर उड़ीसा होते हुए और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो अमरकंटक के आसपास से 3 बड़ी नदियाँ निकलने की बात की जाती है। यह है एक नर्मदा नदी, एक सोन नदी और एक महानदी। महानदी थोड़ा सा आगे सिहावा एक जगह हो जाता है, वहाँ से निकलता है, लेकिन उसी के पास जुड़ा हुआ हो जाता है, ठीक है। मैकाल पठार हो जाता है या पर्वत हो जाता है, और ऊंची चोटी अमरकंटक हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला है दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो दामोदर यह है छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। यह है दामोदर छोटा नागपुर दामोदर नदी, और इसे नर्मदा नदी में एक समानता होती है। नर्मदा भी भ्रंश घाटी से होकर रिफ्ट वैली से होकर के पास करती है। रिफ्ट घाटी कहते हैं 2 पर्वतों के बीच निचला जो भाग हो जाता है वो रिफ्ट वैली के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ विंध्याचल और सतपुरा हो जाता है, और उसके बीच से होकर के नर्मदा गुजरती है, तो रिफ्ट वैली से माना जाता है। और रिफ्ट वैली से ही बहने वाली ताप्ती नदी भी मानी जाती है, और यह छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत दामोदर नदी भी माना जाता है कि वह 2 पर्वतों के बीच से वह खाई से निकलता है, तो रिफ्ट वैली से भ्रंश घाटी से पास करने वाली नदी दामोदर हो जाती है। इसी दामोदर पर पहला DVC बनाया गया था, दामोदर वैली प्रोजेक्ट बनाया गया था। तो देश का पहला बांध किस नदी पर बनाया गया था, तो दामोदर नदी पर ही बनाया गया था 1948 में। जवाहरलाल नेहरू इसका उद्घाटन किए थे, 1948 में बनाया गया था पहला बांध, जो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन कहलाता है, यह है DVC कहलाता है। और यह बनाया गया था किसके आधार पर, तो टेनेसी प्रोजेक्ट के आधार पर। TVC कहा जाता है, टेनेसी वैली प्रोजेक्ट कहा जाता है। उसके आधार पर अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर भारत में दामोदर घाटी परियोजना बनाई गई थी। दामोदर नदी पर पहला यह परियोजना माना जाता है। आगे बात करें तो कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है, यानी कि हिमालय के पार वाले भाग को ट्रांस हिमालय कहते हैं। आपको हिमालय हमने पढ़ाया था तो बताया था, एक ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय है। तो यह हिमालय पार करने का मतलब है ट्रांस हिमालय हो जाता है। तो यह ट्रांस हिमालय से 3 बड़ी नदियाँ निकलती हैं, आपको याद रखना है। ट्रांस हिमालय से एक नदी निकलती है सिंधु नदी, जो वह है पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए भारत में जम्मू कश्मीर राज्य से होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। यह ट्रांस हिमालय से ही, यानी मानसरोवर जो वहाँ झील हो जाता है, उसी भाग से ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है, जो फिर आगे पूर्व दिशा की ओर बहते हुए अरुणाचल प्रदेश, असम होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इसी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत यह है एक और नदी है सतलज नदी निकलती है, जो आगे वह बढ़ते हुए या हिमाचल प्रदेश से सब होते हुए और बंगाल या जाकर के सिंधु नदी में ही मिल जाती है, पाकिस्तान में मिल जाती है। तो यहाँ आपको हिमालय के पार से पूछा है, तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा वह सिंधु नदी हो जाएगा। यमुना नहीं होगा, सरस्वती नहीं होगा, गंगा नहीं होगा, कौन हो जाएगा, तो सिंधु हो जाएगी, जो ट्रांस हिमालय से निकलती। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ रहे हैं, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर के बहती है, वह कौन है, तो वह है यही सतलज हो जाता है।
यह सतलज हो जाता है। सिंधु की इंडस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भी होती है। यह है लार्जेस्ट है, अगर पूछा जाए यह है ट्रिब्यूटरी रिवर कौन हो जाता है सिंधु का इंडस का, तो यह है कौन हो जाता है सतलज ही हो जाता है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है किसके द्वारा, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा। आप जानते हैं गंगा नदी इधर ब्रह्मपुत्र नदी मिल करके विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है सुंदरबन के नाम से। किस नाम से, सुंदरबन डेल्टा के नाम से बनाती है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी भैया याद रखेंगे। सुंदरबन में वहाँ सुंदरी पेड़ मिलता है, सुंदरी वृक्ष मिलता है, उसी के नाम पर सुंदरबन हो जाता है। आगे अगर बात करें बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से है, तो कौन है, तो यही सोन है। सोन जो है मध्य प्रदेश अमरकंटक से निकलते हुए यूपी होते हुए और बिहार में आकर के यह गंगा को ज्वाइन करती है। दानापुर के पास हल्दी छपरा स्थानीय जगह है, वहाँ यह दानापुर याद रखिएगा, पटना याद रखिएगा, यह सोन नदी ज्वाइन कर लेती है, गंगा नदी को मर्ज हो जाती है। तो यह है कहाँ से निकल रही, अमरकंटक से निकल रही, आंसर क्या हो जाएगा, सोन नदी हो जाएगा। मानस किस नदी की उपनदी मानी जाती है, तो यह ब्रह्मपुत्र की एक उपनदी मानी जाती है मानस को। ब्रह्मपुत्र जो यह है 2900 किलोमीटर की लंबाई के साथ देश की सबसे लंबी नदी कह सकते हैं, बहने वाली सबसे लंबी नदी हो जाती है, सबसे ज़्यादा लंबाई हो जाता है। भारत में उद्गम है और सबसे बड़ी नदी गंगा को कहते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर सबसे बड़ी नदी के रूप में ब्रह्मपुत्र को देखा जाता है। आगे कौन सी नदी भ्रंश ध्रोणी से होकर के वही रिफ्ट वैली से होकर के बहती है, तो यह नर्मदा नदी हो जाएगी। 3 नदी का नाम याद रखना है रिफ्ट वैली के लिए, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर, मुख्य रूप से नर्मदा हो जाती है। तो नदियों के रूप में यहाँ यह 20 क्वेश्चन का सेट था जो आपके या 9th क्लास के बुक में दिया गया। इन सारी चीज़ों की चर्चा की गई, नदियों की थोड़ी थोड़ी चर्चा की गई है, तो वहाँ से हमने आपको ऑब्जेक्टिव निकाल करके आपको बता दिया है। तो यह है 9th क्लास के स्टेट के लिए, यह हम लोग झीलों को और नदियों को पढ़े हैं। इसको विस्तृत रूप से चैप्टर के रूप में बड़े रूप से बीपीएससी को आधार बना करके यह है आपको मैं आगे पढ़ाऊँगा, या स्टेट के एग्ज़ाम होने के बाद इसे चैप्टर को मैं डिटेल रूप से पढ़ाऊँगा, उसे फिर समझ सकते हैं। एक कप करते हुए सारे नदियों को सारे मैप के थ्रू आपको समझाया जाएगा। तो अभी स्टेट के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए इसे हम लोग बहुत तेज़ी से पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कर सके, ज़्यादा चैप्टर को कवर किया जा सके कम दिनों में। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।